तो आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में और इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे भी। और एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका देश की आज़ादी से संबंधित काफ़ी योगदान रहा है। और एक बात और, किसी भी व्यक्ति के बारे में समाज में कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई धारणा बनाई जा रही है, तो किसी अन्य को सुनने से अच्छा है, अन्य के विचारों को ग्रहण करने से अच्छा है कि जिसके बारे में बताया जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी साहित्य हैं, यानी कि जो किताबें हैं, उनको पढ़ा जाए जो आपको सच बता सके। ठीक है। अन्यथा दूसरों की बातें सुनने से क्या होगा, आप वही सोचोगे, वही समझोगे, वैसे ही बन जाओगे जैसा सामने वाला चाहता है। ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप अच्छे से सकारात्मक सोच चाहते हो तो उसके बारे में पढ़ो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने एक ऐसी इनका एक क्यूट्स लगा रखा है, लिव एज इफ़ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वेयर टू लिव फॉर एवर। मस्त है। 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1948 में ये चली गई थी। चलिए, ये पूरा का पूरा चिट्ठा है, इनको हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, पूरा एक लेक्चर की तरह सुनेंगे और शायद 5 मिनट में या 6 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर का हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लो एक बार। चलिए अब हम इसको ज़रा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। चलिए, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। ओके, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही आता है ज़्यादातर। तो चलिए इसको देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देशभक्ति के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी। वे आज़ादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर, अहिंसा पता है ना, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वायलेंस नहीं करनी, के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासकों के नाक में दम कर दिया था, ऑब्वियसली बात में। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला भी काफ़ी प्रभावित थे। ये बहुत ही बड़े नामी लोग हैं और ये सब गांधी जी से प्रभावित है और गांधी जी की मूर्तियाँ भी हैं इनके देशों में। समझ रहे हो। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात का एक गाँव है पोरबंदर, वहाँ पे हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। यूँ समझ लो दीवान थे एक तरह से। जबकि इनकी माताजी पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की गृहस्थ महिला थी। यानी कि जो गांधी जी की जो माता थी ना, एक थोड़ा धार्मिक स्वभाव की थी। और हमेशा इनका ज़्यादातर जीवन जो है ना, महात्मा गांधी जी की माता का जो ज़्यादा जीवन जो है, पहली बात तो कि शाकाहारी भोजन को ग्रहण करती थी। ठीक है, नॉन वेज पूरी तरीके से यहाँ उनके घर में पूरी तरीके से मना था। एकदम धार्मिक जीवन की पूरी तरह व्यतीत करती थी और इनका ज़्यादातर समय अपने जीवन काल का अन्यों की सेवा करने में ही गया है। ये दूसरों की सेवा बहुत करती थी, निस्वार्थ सेवा करती थी। जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद गांधी जी की माता करती थी। ठीक है, ऐसा इनका स्वभाव था। घर में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होने के कारण गांधी जी का बचपन से ही अध्यात्म के प्रति लगाव रहा। साथ ही माता की धार्मिक प्रवृत्ति का भी गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो इनकी स्टार्टिंग एजुकेशन हुई, जैसे हमारी स्टार्टिंग एजुकेशन होती है ना 10वीं 12वीं तक की हम कहाँ पढ़े, उसी तरीके से इनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन जो थी अपने नॉर्मल स्कूल में हुई। उसके बाद ये राजकोट में आ गए थे। राजकोट जो है गुजरात का ही एक इलाका है। ठीक है, गुजरात में ही पड़ता है राजकोट, वहाँ पर ये आ गए थे, जो कि गांव से थोड़ा सा अपडेट कह सकते हो, ऐसा इलाका था। वहाँ चले गए। वहाँ पर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा पास करी 1887 में। पास करने के बाद उन्होंने शाम
श्यामल दास कॉलेज में राजकोट में ही है, श्यामल दास कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। परंतु परंतु वहाँ गांधी जी को खास रुचि नहीं आई, वहाँ पे इनको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह आया नहीं, तो वहाँ पे इन्होंने पास तो कर लिया था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया इनको। इसके बाद शिक्षा के लिए वे कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। ओके, इंग्लैंड क्यों गए इंग्लैंड इसलिए गए क्योंकि इनके जो फैमिली फ्रेंड थे ना, महावीर जी देव, गांधी जी अपने घर के एक ही थे ज़्यादा का। ओके, तो इनके फैमिली फ्रेंड थे महावीर जी देव ने एडवाइस दी कि इसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करी। कि उन्होंने कहा कि गांधी जी को भाई पढ़ने के लिए ना विदेश भेज दो, वहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉम्बे, ये कौन सा श्यामल दास कॉलेज में गए थे, वहाँ की जो पढ़ाई थी वो इंग्लिश में ही थी, लेकिन इनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ नहीं रही थी, ना ही इनको ज़्यादा समझ आ रहा था, जिसकी वजह से इनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि इसको विदेश भेज दो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से की पढ़ाई कर लेगा। तो गांधी जी वहाँ चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ाई करी, लेकिन इनकी माता जी क्या थी, घबरा गई कि भाई तो विदेश नहीं जाएगा, घर का एक ही लड़का और विदेश चला जाएगा, अपना धार्मिक स्वभाव खो देगा। तो ऐसा नहीं हुआ, गांधी जी ने बहुत प्रयास कराया, अपनी माता जी और परिवार को समझाया कि वो अपनी पढ़ाई करने के बाद तुरंत ही क्या हो जाएंगे, घर आ जाएंगे, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद घर आ जाएंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी वो अपना धार्मिक स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, नॉन वेज को वो हाथ नहीं लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों को समझाने के बाद गांधी जी क्या हुए, नॉर्मल इंग्लैंड गए। जिस तरह हमें कहीं जाना पड़ता है ना, कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, वही फैमिली वाले इशू, वही सारे इशू गांधी जी ने भी अपनी लाइफ में फेस करे थे। ओके, तो 1888 में गए थे और 3 साल बाद ही अपनी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कराए थे। बैरिस्टर के यूँ समझ लो, कोई व्यक्ति अगर इंडिया में पढ़ता है और लॉ की डिग्री प्राप्त करता है तो उसे एडवोकेट बोलते हैं। कोई व्यक्ति विदेश जाके पढ़ के आता है तो उसे बैरिस्टर बोलते हैं, ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, यही है। लेकिन 1893 में नौकरी के सिलसिले में उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, क्योंकि डिग्री करके आ गए, भाई काम तो ढूंढना पड़ेगा। लोगों को लगता है विदेश पढ़ के आ गया, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए तो कंपनी भारी ऐसे पैरों पे गिर पड़ेगी नौकरी के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, नौकरी के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। यही काम क्या हुआ, गांधी जी के साथ भी हुआ कि जब वो 1891 में वापस आए थे इंग्लैंड से पढ़ने के बाद, तो काम ढूंढ रहे थे, कहीं काम उनको मिला नहीं, कोई ज़्यादा खास काम उनको जमा नहीं, उनसे कोई अच्छी अर्निंग इनको हो नहीं पा रही थी, यानी कि 2 साल इनके ऐसे स्ट्रगल हुए। ओके, तो 1893 में वो कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए वहाँ पर। और इनकी यहाँ पे देखो क्या हुआ था, गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका क्या कर दिया गया था, शादी कर दी गई थी। ओके, कम आयु में ही गांधी जी की शादी कर दी गई थी, और 14 वर्ष की कस्तूरबा गांधी जी से इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। जिसके पश्चात 15 वर्ष की आयु में गांधी जी के पहले पुत्र का जन्म हुआ, परंतु यह अल्प आयु थी, जिसके कारण उसकी क्या हुई, डेथ हो गई। पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के 4 पुत्र हुए, जिनका नाम था हीरालाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी का जीवन भर सभी आंदोलन में साथ दिया और एक अच्छी सहभागिनी की तरह उनके जीवन भर में साथ रही। ओके, चलिए, समझ रहे हो, नॉर्मल एज में शादी भी होगी, फिर भी एंड तक वो क्या रहे, अल्प आयु में, कम उम्र में शादी हुई, फिर भी एकदम जितने जब तक गांधी जी थे हमेशा हर मोमेंट में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और गांधी जी ने भी उनका साथ दिया। दोनों तरीके से इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनी रही। चलो यहाँ पे देखते हैं। 23 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और 1893 और एक सप्ताह बाद डबरन से प्रोटीरिया की यात्रा करते समय उन्हें धक्के मारकर व पीट कर ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये घटना गांधी जी को हिला के रख दिया था गांधी जी ने। वो ऐसा हुआ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तो पहुंच गए थे, तो वो किसी काम के लिए दक्षिण अफ्रीका इलाका डबरन और वहाँ से प्रोटीरिया की तरफ वो जा रहे थे। तो उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट भी ले रखी थी और एक वाइज टिकट थी उनकी, ठीक है। लेकिन जब एक स्टेशन बदलता है ना, तो स्टेशन के बाद वहाँ से लागू कर रखा था कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास मतलब कि कोई भी सांवले रंग का व्यक्ति या कोई काले रंग का व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। ओनली अब ये इलाका गोरों का है, गोरे ही यहाँ पे ट्रैवल वगैरह करेंगे। मतलब फर्स्ट क्लास में नॉर्मल कहा जाए कि पहले शेडी में सिर्फ गोरे ही बैठेंगे। गांधी जी सांवले थे तो उनको भगा दिया गया। ओके, ये नस्लीय भेदभाव था। किसी भी भारतीय अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना क्या था, प्रतिबंध था। समझ रहे हो,
इस घटना से गांधी जी को बुरी तरह आहत किया। उन्होंने इस नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने कानून की ही लड़ाई लड़ी, क्योंकि उन्होंने खुद ही लॉ की पढ़ाई कर रखी थी उनको। तो इस तरह का जो अवमानने वाली हरकतें हैं ना, ये ब्रिटेन इंग्लैंड में नहीं होती थी। इंग्लैंड ने जिन देशों पर कब्जा कर रखा था ना, वहाँ पे होती थी। अब एक वकील तो वकील बैठा, वो तो कानून वही पढ़ के बैठा जो गांधी जी पढ़ के बैठे हैं। तो उन्होंने उसी के हिसाब से क्या करा, इसके ऊपर केसेस लगाने शुरू कर दिए, पिटीशन डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो जज बैठा है उसे फैसला तो वही लेना पड़ेगा ना जो इंग्लैंड का लॉ बोलता है, क्योंकि लॉ में अगर चेंज किया तो ब्रिटेन में भी बदलेगा ना, समझ। तो कई इतिहासकार इस घटना को मोहनदास करमचंद गांधी की महात्मा गांधी बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए 1894 में नेशनल कांग्रेस की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ओके, अब आता है स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी का योगदान। चलो, ये तो वो है कि जब भारत में गांधी जी आ जाते हैं, ये तो सारा उनका समझ आया कि दक्षिण अफ्रीका तक कैसे गए। ओके, अब ये देख लो कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या 10 कार्य की। ये तो ख़त्म हो गया यहीं पर कि गांधी जी का जो बचपन का ये रहा कि लाइफ टाइम कैसा रहा, ये सब बता दिया। ओके, अभी ये गांधी जी के लाइफ की बात, बचपन का ये पूरा बचपन यहाँ पर हुआ। ओके, ये तो जब गांधी जी भारत में एंट्री मारते तब का है। ये इंग्लैंड की शिक्षा का है, ये भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि ये भी एग्जाम में आता है, लेकिन ये वाला हम देखते हैं अब। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्य, तो ऐसे हमने 10 कार्य निकाल रखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, पॉइंट वाइज में है। अगर वैसे करते तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन पॉइंट में ही है तो ज़्यादा अच्छा है, एग्ज़ाम में जल्दी हो जाएगा ये। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीका और भारतीयों की नस्ल प्रति नस्लीय भेदभाव के खिलाफ 1894 में अहिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों लोग उनके साथ मिलकर सरकार के खिलाफ किया। उन्होंने आंदोलन करा, याचिका डाली, पिटीशन करे, ये सारे काम किए। वह दक्षिण अफ्रीका में सेवा करने और साथ ही भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए 1896 में थोड़े समय के लिए भारत आए थे, लेकिन उन्होंने 800 भारतीयों को इकट्ठा किया, लेकिन विडम्बनापूर्ण भीड़ में उनके ऊपर क्या हो गया, हमला वगैरह हो गया, इसलिए वो वापस भी गए थे। उन्होंने 1899 में बोहर युद्ध के प्रकोप के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय एम्बुलेंस, यानी कि कुछ सूखा वगैरह इत्यादि में लड़ाई झगड़ा पड़ गया था, तो उन्होंने भारतीयों के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत करी थी, लेकिन ताकि ब्रिटिश मानवता को समझ सके। लेकिन फिर भी क्या हुआ, भारतीयों पर जातीय भेदभाव का अत्याचार ये सब चलता रहा, तब भी नस्ल भेदभाव ये सारी एक्टिविटीज़ होती रही। एम्बुलेंस को कोई जल्दी हाथ में नहीं लगाता था। उन्होंने डबरन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की, जहां गांधी जी ने अपने कैडर को शांतिपूर्ण संयम या अहिंसक सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित किया। इस फॉर्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने करी गई थी और ये किस चीज़ का जन्म स्थान माना जाता है, तो वो सत्याग्रह का माना जाता है। गांधी जी ने इसकी स्थापना करी थी दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना। टॉल स्टॉम फार्म एक आश्रम था, ये भी क्वेश्चन आता है जिस एमसीक्यू में ये वैसे तो, जिसकी शुरुआत मोहनदास गांधी जी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के दौरान की थी, और 1910 के दौरान इसके निर्माण के समय आश्रम के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह के अभियान के मुख्यालय के रूप में कार्य शुरू किया गया था, ताकि भारतीयों के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के खिलाफ भी किसी प्रकार का भेदभाव, नस्ल भेदभाव इत्यादि ये सब ना हो, क्योंकि इंडियंस भी तो थोड़े सांवले दिखते हैं, अंग्रेज तो प्योर वाइट पता नहीं क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था बिल्कुल वाइट होना चाहिए, थोड़ा सा भी सांवला नहीं, ये नहीं चलेगा, ये गलत था, फिर भी नस्ल भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी का पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह अभियान सितंबर 1906 में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक आदेश के विरोध में आयोजित किया गया था। इसके बाद उन्होंने जून 1907 में काले अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह भी किया था, यानी कि रंग भेद जो भी गवर्नमेंट किसी प्रकार की कूटनीति को फॉलो करवा रही है ना, जिसकी वजह से नस्ल भेदभाव बना रहे, उसके खिलाफ इन्होंने अहिंसक प्रदर्शन करते ही रहते थे। इसमें से ये भी है काले अधिनियम, यानी कि ये सिर्फ ब्लैक्स के लिए बना रखा था, ये यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई, तो इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन वगैरह करे थे। उन्होंने 1909 में
हर्ट्स और प्रीटोरिया में 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। रिहा होने के बाद वहाँ भारतीय समुदाय की सहायता लेने के लिए लंदन गए, लेकिन उनका प्रयास क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, वहाँ सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन गांधी जी हारे नहीं। गांधी जी ने 1913 में गैर ईसाई विवाहों के ओवरराइट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि काले काले नस्ल भेदभाव, उन्होंने ईसाइयों के लिए भी फाइट करी, सबके लिए फाइट करी थी। ओके, गैर ईसाई विवाह ओवरराइट्स, यहाँ पे ओवरराइट्स का मतलब होता है एक तरह से निरस्त कर देना, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति ईसाई वगैरह नहीं तो शादी नहीं कर सकता, ईसाई ईसाई में शादी करेगा, ऐसा नहीं है। जिसका जिससे मन करता है वो शादी कर सकता है। तो इसके खिलाफ सरकार ने क्या कर रखा था, कि कानून बना रखा था, सिर्फ ईसाई ईसाई से ही शादी करेगा और किसी से नहीं कर सकता। तो इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर वो केस कर दिया था गांधी जी ने कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, जिसका जिसके साथ मन करता है वो उसके साथ शादी भी कर सकता है। उन्होंने ट्रांसवेल में एक सत्याग्रह आंदोलन आयोजन किया था, जिसमें भारतीय नाबालिग पीड़ित थे। उन्होंने ट्रांसवेल सीमा के पार लगभग 2000 भारतीयों का नेतृत्व किया। और अब दक्षिण अफ्रीका में जिसमें मेन रोल सबसे ज़्यादा वो ये है, इंडियन ओपिनियन 1904 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था प्रथम समाचार पत्र, जिसके माध्यम से गांधी जी ने नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और आपको पता है इन सब चीज़ों को गांधी जी ने अहिंसक तरीके से ही करा था, प्रदर्शन और कोर्ट के थ्रू ही करा था। और हमेशा देखो, लंदन से वो पढ़े थे और कोर्ट में जल्दी चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि लंदन में तो फ्रीडम इक्वेलिटी ये सब तो चल ही रहा था। अगर वहाँ के कानून में कुछ हरकत हुई तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि गांधी जी को ये चीज़ समझ आ गई थी कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसकी वजह से ये लोग आवाज़ वगैरह नहीं उठा पा रहे। इसलिए शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी वजह से गांधी जी क्या करते थे, केस कर देते थे, पिटीशन डाल देते, याचिका डाल देते। अगर याचिका को रद्द किया गया तो कोर्ट, विदेशों में भी तो लोग अध्ययन करते हैं, विदेश के पत्रकार, विदेश में जो पत्रकार है वो तो इंडिपेंडेंट हैं ब्रिटेन में, तो वो वहाँ पे छाप देते थे यहाँ पर किस तरह की सुनवाइयाँ वगैरह हो रही हैं, ठीक है, किस तरीके से कानून का हनन हो रहा है। कि ब्रिटेन में तो कानून इक्वेलिटी से लागू हो रहा है, लेकिन अन्य देशों में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, कानूनों का उल्लंघन। क्योंकि ब्रिटेन में तो भी इलेक्शन वगैरह सब होता है, अगर वहाँ तक खबर गई तो जिसके कारण सत्ता में जो सरकार है वो गिर सकती है, जिसकी वजह से जो भी पिटीशन आती थी उसको सरकार को मानना ही पड़ता था, ताकि वो अपने देश में अपना मुंह काला ना करा ले। इसलिए आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी गांधी जी के इन सब के बारे में। अब गांधी जी के इंग्लैंड में कैसे शिक्षा रही उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, इन्हीं सभी कारणों से गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। जितनी यहाँ भारत में होती है उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में भी होती है। और इसलिए आप ये देख सकते हो कि महात्मा गांधी जी की 5वीं पीढ़ी आज भी दक्षिण अफ्रीका में क्या है, रहती है। ओके, चलिए। और इंग्लैंड में गांधी जी की शिक्षा कैसी रही इसका अनुभव हम बुक से पढ़ लेंगे, बुक्स में बहुत अच्छे से बता रखा है। चलिए, तो ये सारा वो भी इसको पढ़ सकते हैं, गांधी जी का ही है वो थोड़ा सा। चलिए।